So students, today we will discuss the new topic of pharmacognosy, that is anti-dicentrics. आज हम एंटी-डाइसेंट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एंटी-डाइसेंट्रिक से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइसेंट्री क्या होती है। बेसिकली डाइसेंट्री इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज़। इंटेस्टाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसकी एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जैसे डायरिया होता है, डायरिया में तो जो फीकल मैटर जो स्टूल्स होते हैं वो बहुत ही लूज स्टूल्स आते हैं। इसमें भी यही थोड़ा सा उससे सिमिलर है कि इसमें जो स्टूल्स होते हैं, स्टूल्स के साथ साथ इसमें जो म्यूकस और ब्लड है वो भी एक्सक्रीट आउट होता है विथ स्टूल्स। एंड द मेन रीज़न इज़ दैट इसमें जो इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होता है, जो कोलोन होता है, कोलोनिक म्यूकोसा होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसकी इन्फ्लेमेशन किसके कारण होती है, ये एक पैरासाइट के कारण होती है, जो कि प्रोटोजोआ, बेसिकली जो प्रोटोजोआ होते हैं अलग अलग, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, अलग अलग तरह के प्रोटोजोआ होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डाइसेंट्री। तो हम कह सकते हैं डाइसेंट्री क्या है, एक प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली अलग अलग तरह की स्पीसीज होती है प्रोटोजोआ की, अलग अलग तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो कि इस डिजीज को कॉज करते हैं। जिसमें क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, यानी इंटेस्टाइन में हमारा कोलोन होता है, इन दैट कोलोनिक म्यूकोसा होता है, वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे स्टूल्स हैं उसके साथ ब्लड और म्यूकस भी एक्सक्रीट आउट होते हैं, वो भी सिक्रीट होते हैं उसके साथ। सो द ड्रग्स, द एजेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डाइसेंट्री, जो डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, उनको एंटी डाइसेंट्रिक्स कहा जाता है या एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग कहा जाता है। सो ये जो डाइसेंट्री है ये अलग अलग टाइप की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ या फिर नेचर ऑफ पैरासाइट विच कॉज द डाइसेंट्री, जो कि डाइसेंट्री कॉज करता है। क्योंकि पैरासाइट भी, जो प्रोटोजोआ भी होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ये होती है, इट इज़ अ अमीबिक डाइसेंट्री। चार तरह के पैरासाइट है, अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबिक डाइसेंट्री क्या होती है, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डाइसेंट्री कॉज करता है एंड इट विल कॉज द अल्सर्स ऑल्सो। ये अल्सर भी हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें अल्सर भी कॉज कर देता है। नेक्स्ट टाइप है दैट इज बैसिलरी डाइसेंट्री। ये हम जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। बैसिलरी डाइसेंट्री में क्या होता है, द मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और यू कैन से दैट द ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ द डाइसेंट्री, दैट इज कौन सा होता है, बैसिलाई होता है, बैसिलाई शिगेला होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कॉज ऑफ डाइसेंट्री, जो कि डाइसेंट्री कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उस पर अटैक करते हैं एंड इट विल कॉज द नेक्रोसिस। ये लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक करके नेक्रोसिस कॉज करते हैं। नेक्रोसिस मतलब कि पर्टिकुलर जो हमारा इंटेस्टाइन है वो धीरे धीरे गलने लग जाता है। सो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डाइसेंट्री दैट इज ब्लैंटाइडियल डाइसेंट्री। ब्लैंटाइडियल डाइसेंट्री है, इसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जो पैरासाइट होता है, दैट इज बैलेंटाइडियम कोलाई। बैलेंटाइडियम कोलाई ये कॉज करता है डाइसेंट्री को, और ये जो हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं उसको बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, उस पर इफेक्ट करता है, बहुत बुरे तरीके से बैड इफेक्ट शो करता है ऑन द लिम्फेटिक ग्लैंड्स पे। So the fourth type of the dysentery that is called schistosomal dysentery. साइजोस्टोमल डाइसेंट्री किसके कारण होती है, ये भी एक प्रोटोजोआ या फिर पैरासाइट कह सकते हैं, उसके कारण होती है, विच इज नेम्ड एज सीजोस्टोमा मैनसोनी। सीजोस्टोमा मैनसोनी। तो ये कुछ टाइप्स की डाइसेंट्री है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अमीबिक डाइसेंट्री भी हो सकती है, बैसिलरी डाइसेंट्री भी हो सकती है, बैलेंटाइडियल डाइसेंट्री भी हो सकती है एंड सीजोसोमल डाइसेंट्री भी हो सकती है।
ये डिपेंड करता है कि जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, क्योंकि पैरासाइट्स हैं उनकी अलग अलग स्पीसीज हैं, तो वो जो इफेक्ट है वो भी अलग अलग, एक्यूट डाइसेंट्री भी कॉज कर सकते हैं, क्रॉनिक डाइसेंट्री भी कॉज कर सकते हैं। एक्यूट मतलब कि जो थोड़े टाइम तक हो, ठीक है, उसकी मेडिसिन ली और वो जो भी डिजीज थी, जो डाइसेंट्री थी, उसका ट्रीटमेंट हो गया। क्रॉनिक होती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक, जो इस तरह से जो इंटेस्टाइन में नेक्रोसिस जैसी प्रॉब्लम कॉज कर दे या अल्सर कॉज कर दे, जिसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चले, तो इस तरह से भी ये इसका एक तरह से चेंज हो सकता है। सो ये 4 टाइप्स की हमने डाइसेंट्री डिस्कस की हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी डाइसेंट्रिक्स। सो डाइसेंट्री क्या होती है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया ये कितनी टाइप्स की होती है डिपेंडिंग अपॉन द पैरासाइट। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट है, उसके अकॉर्डिंग ये 4 तरह की होती है, अमीबिक डाइसेंट्री, बैसिलरी, बैलेंटाइडल एंड सीजोस्टोमल डाइसेंट्री। उसके बाद बहुत सारे मार्केट में एजेंट्स हैं विच आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डाइसेंट्री। सो इन द नेचुरल फॉर्म में अगर बात करें, नेचुरल फॉर्म में कुर्ची और इपिकैक अवेलेबल है एज ए डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर इपिकैकवाना भी उसको कह सकते हैं। सो जो हम ड्रग्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डाइसेंट्री, दैट इज एपिकैकवाना। इपिकैकवाना ये हमारी ड्रग है। कुर्ची भी यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डाइसेंट्री, लेकिन जो इपिकैकवाना है हमारे जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू डी फार्मेसी सिलेबस, ये एक ही ड्रग है जो कि हमने पढ़नी है फॉर एंटी डाइसेंट्री। एज ए एंटी डाइसेंट्रिक्स में हमने एक ही ड्रग पढ़नी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो लेट्स बिगिन विद द After the introduction of the dysentery or anti-dysenterics, let's begin with the drug that is epicacuana. Epicacuana को जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिनोनिम क्या है। इसका सिनोनिम, इसको इपिकैकवाना भी कहते हैं और इपिकैक भी कहा जाता है। इपिकैक भी कहा जाता है। नेक्स्ट इफ वी डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स कि कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है, कौन सा पार्ट इसका यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डाइसेंट्री। सो it consists of dried roots or rhizomes of Syphilis epicacuana. It consists of roots and rhizomes of Syphilis epicacuana. ये किससे ऑब्टेन होता है? जो रूट्स होती हैं या राइजोम्स होती हैं, ये बोटेनिकल नेम है किस प्लांट से? सिफेलिस इपिकैकुआना। इफ वी डिस्कस अबाउट द फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? सो दिस ड्रग बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएसी। रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। सो
दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स कि इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसको रूट्स और राइजोम्स ऑफ द प्लांट सिफेलिस इपिकैक्वाना से ऑब्टेन किया जाता है। एंड जो प्लांट है उसकी फैमिली क्या है, इट बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द organoleptic properties, or you can say that morphological characters of the एपिकैक का जो किस तरह से, जो इसमें सबसे पहले तो रूट्स और राइजोम्स यूज किए जाते हैं, तो इन दोनों के किस तरह से दिखते हैं, ये अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है इसकी। अगर इफ वी डिस्कस अबाउट द कलर, तो दोनों ही रूट्स और राइजोम्स दैट इज नियर अबाउट टू डार्क ब्रिक रेड कलर के होते हैं या फिर डार्क ब्राउनिश कलर के होते हैं। और जो इसकी शेप है, रूट्स की बात करें तो रूट्स की जो शेप है वो टॉर्टस पीसेस की तरह होती है। टॉर्टस पीसेस मतलब कि जैसे घुमावदार होती है ना, रूट्स कैसी होती हैं, घुमावदार रूट्स होती हैं इसकी, ऐसे नहीं सीधी इस तरह से नहीं होती, वो एक दूसरे में ऐसे राउंडेड घुमावदार सी होती है इसकी शेप। और जो राइजोम्स होते हैं वो सिलिंड्रिकल पीसेस होते हैं। इसके पीसेस इसलिए कह रहे हैं कि इसको छोटे छोटे पीसेस में ड्राई करके रखा जाता है फॉर द मेडिसिनल पर्पस की प्रिपरेशन के लिए, मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए। इसका ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कैसा होता है इसका, ऑर्डर इसका फेंट होता है, मतलब कि बहुत ही धीमा सा ऑर्डर होता है, कोई ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, बहुत धीमी ऑर्डर होती है इसकी, फेंट ऑर्डर होती है दोनों की, चाहे वो रूट्स है चाहे वो राइजोम है, और टेस्ट इसका बिटर होता है। सो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, चाहे वो रूट्स की ले लो चाहे वो राइजोम्स की ले लो, वो नियर अबाउट सिमिलर है, क्योंकि ऑर्डर और टेस्ट दोनों के सिमिलर ही है, एक ही प्लांट के हैं, सिफेलिस एपिकैक्वाना के हैं, तो इसका टेस्ट और ऑर्डर सिमिलर है, बस शेप में डिफरेंस है इसकी, और इसका कलर भी सेम है नियर अबाउट। सो दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी डाइसेप्टिक एक्टिविटी। सो इसमें जो मेन होता है दैट इज आइसोक्विनोलोन अल्कलॉइड्स, आइसोक्विनोलोन अल्कलॉइड्स। अब आइसोक्विनोलोन अल्कलॉइड्स में क्या क्या आ जाएगा, इमैटिन, इमैटिन, सिफेलिन, इमैटिन प्रेजेंट होता है, सिफेलिन प्रेजेंट होता है, एंड इमैटिन प्रेजेंट होता है, सिफेलिन एंड इमेटामाइन, इमेटिमाइन, इमेटिमाइन भी प्रेजेंट होता है। सो अगर हम डिस्कस करें इसके रूट्स में, तो इसके रूट्स में एपिक्वानिक एसिड प्रेजेंट होता है, इपिकैक्वानिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सैपोनिन भी प्रेजेंट होते हैं। सो 30 to 40% इसमें स्टार्च और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च एंड कैल्शियम ऑक्सलेट। सो दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन इपिकैक्वाना में। मोस्टली इसमें अल्कलॉइड्स होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोसाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सलेट ये प्रेजेंट होते हैं। If we discuss about the chemical test, और you can say that identification test के बारे में डिस्कस करें, तो इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या है, 50 mg ड्रग ली और उसमें HCl और वाटर की एडिशन की, HCl वाटर। अब इसको क्या करना है, इसको फिल्टर कर देना है, शेक करना है और फिल्टर करना है, शेक एंड फिल्टर। शेक
क्लोरेट आ गया, उसमें हमने पोटेशियम क्लोरेट ऐड करना है, पोटेशियम क्लोरेट, दैट इज अबाउट 0.5 ग्राम। पोटेशियम क्लोरेट ऐड किया, उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट, एज ए रिजल्ट येलो कलर अपीयरेंस होगी, येलो कलर अपीयर होगा। तो इसमें क्या होगा, वो येलो कलर अपीयर हो रहा है, जिसको अगर ऑन द स्टैंडिंग अगर उसको रखे रखा तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इमेटिन। इमेटिन के प्रेजेंस के कारण वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। चेंजेस रेड कलर, अगर इसको वैसे ही रखे रखा स्टैंडिंग में, ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। सेकंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या है, जो ड्रग है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और मोलिबेडिक एसिड ऐड किया, दो तरह के एसिड ऐड किए, जिसके कारण वो किस तरह का कलर इम्पार्ट करेगा, ब्राइट ग्रीन कलर इम्पार्ट करेगा। सो दीज आर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। पहले में क्या था, ड्रग है उसमें HCl और वाटर ऐड करके उसको शेक कर लिया, उसके बाद उसमें उसको फिल्टर कर लिया, जो फिल्ट्रेट आया उसमें पोटेशियम क्लोरेट ऐड किया, दैट इज अबाउट 0.5 ग्राम उसमें ऐड किया, जिसके कारण वो येलो कलर अपीयरेंस होगी जो हमारा मिक्सचर था उसकी, जो कि ऑन स्टैंडिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इमेटिन, इमेटिन के कारण वो रेड कलर देता है। या फिर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और मोलिबेडिक एसिड ऐड करेंगे तो वो ब्राइट ग्रीन कलर इम्पार्ट करेगा। सो दिस इज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इफ वी डिस्कस अबाउट द लास्ट पॉइंट, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज यूजेस ऑफ इपिकैक। इसके क्या यूजेस होते हैं, अगर स्मॉल डोज की बात करें तो स्मॉल डोज में ये एंटी डाइसेंट्रिक तो है ही, तो डाइसेंट्रिक एक्शन तो इसका है ही। उसके बाद स्मॉल डोज में इसको अगर यूज करें तो ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करता है। अगर इसकी बहुत ज़्यादा डोज ले ली जाए देन इट विल कॉज द डायरिया, डायरिया भी कॉज कर सकता है, जो कि इसका एक तरह से साइड इफेक्ट मान लो। सो अमीबिक डाइसेंट्री में ये बहुत यूजफुल है। मैंने आपको 4 तरह की डाइसेंट्री बताई थी, अमीबिक डाइसेंट्री, बैसिलरी डाइसेंट्री, बैलेंटिडियल डाइसेंट्री एंड शीजोस्टोमल डाइसेंट्री। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन द अमीबिक डाइसेंट्री में, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इसकी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी है इस ड्रग की। एंड इफ वी अगर इसको कॉम्बिनेशन कर लेते हैं ओपियम के साथ तो इसका थोड़ा इमेटिक एक्शन भी होता है। इमेटिक मतलब कि जो एजेंट्स इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग को, उसको इमेटिक कहते हैं, तो इसका इमेटिक एक्शन भी होता है। So these are the some of the uses of the ipecac. So this is all about the anti-dysenteric drug. वैसे anti-dysenteric में कुर्ची भी आती है, लेकिन according to your syllabus हमने कवर की है ipecac, इपिकैक ही कवर की है। इसमें हमने इसका सिनोनिम किया, दैट इज इपिकैक। इसको इपिकैक्वाना भी बोलते हैं, इपिकैक भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रूट एंड राइजोम ऑफ सिफालिस Ipecacuana and belongs to the family Rubiaceae. The main chemical constituents which are present or responsible for the therapeutic response that are isoquinoline alkaloids, which includes the amitin, cephalin, emetimine, and in the roots, इसके रूट्स में इपिकैक्वानिक एसिड प्रेजेंट होता है, स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, सैपोनिन प्रेजेंट होता है। एंड 2 ऑफ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की है। उसके बाद इसके यूजेस में एक्सपेक्टोरेंट एक्शन होता है, अमीबिक डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में यूज होता है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी होती है इसकी, और विद ओपियम के साथ इट इज अ एमेटिक फॉर्म की तरह यूज किया जाता है, विच एमेटिक आर द सब्सटेंसेस और एजेंट्स विच इंड्यूस द vomiting. So students, this is all about the anti-dysenterics. Hope आपको लेक्चर समझ में आएगा. So thank you students.